नमस्कार साथियों। राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे और इस दौरान हमने मत्स्य क्षेत्र के प्रजामंडल पढ़े हैं और मत्स्य क्षेत्र में जो सबसे आखिर का प्रजामंडल था भरतपुर प्रजामंडल, और उस भरतपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ रहे थे। एक क्लास हमारी हो चुकी है भरतपुर प्रजामंडल की, और हमने उस क्लास के अंतर्गत 1938 से पहले जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को हमने जानने और समझने का प्रयास किया। हमने देखा किस प्रकार भरतपुर के शासक कृष्ण सिंह उन शासकों में शामिल थे जिनके अंदर कहीं न कहीं ब्रिटिश विरोध की भावना व्याप्त थी। जिस प्रकार मेवाड़ के शासक आपके हम कह सकते हैं कि जो मेवाड़ के शासक आपके जो फतेह सिंह हैं, और उनके साथ में आपके जो अलवर के शासक जय सिंह हैं, और उनके साथ ही फिर आपसे भरतपुर के शासक आपके जो कृष्ण सिंह है, उनके अंदर कहीं ना कहीं आपके जो ब्रिटिश विरोध की भावनाएं हैं, ब्रिटिश विरोधी विचारधाराएं हैं, कहीं ना कहीं आपकी व्याप्त। हालांकि ब्रिटिशों के दबाव की वजह से वो खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन हम देखते हैं कि मेवाड़ के अंतर्गत फतेह सिंह ने, और अलवर के अंदर जय सिंह ने, और उसके बाद भरतपुर के अंदर कृष्ण सिंह ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश विरोध का आपके आगे बढ़कर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश विरोध की बातें की है, उनकी विरोध में जाकर कुछ आपके कार्य किए। जो कृष्ण सिंह जी थे उन्होंने आपके भरतपुर के अंतर्गत नगर पालिकाओं का गठन किया, ग्राम पंचायतों का गठन किया, बेगा व्यवस्था को समाप्त किया। इसी तरह भरतपुर के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा बनाया, और हम देखते हैं कि जब आपके भरतपुर के अंतर्गत हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी साहित्य समिति का गठन होता है, जिसमें जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री जी का योगदान रहता है, और कहीं ना कहीं इन्होंने भरतपुर के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। इसके बाद हमने भरतपुर के अंतर्गत एक हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात की, और इस सम्मेलन से भरतपुर कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर से जुड़ाव करता नजर आया, जब इस सम्मेलन में राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व मदन मोहन मालवीय और रविंद्रनाथ टैगोर भरतपुर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। जो हमारे शुद्धि आंदोलन हुआ भरतपुर के अंतर्गत, उस शुद्धि आंदोलन ने भरतपुर के निवासियों में स्व की भावना जगाई, स्वदेशी की भावना जगाई। और आश्चर्य की बात यह है कि इस शुद्धि आंदोलन में स्वयं महाराजा कृष्ण सिंह शामिल थे, ठाकुर देशराज शामिल थे, जुगल किशोर चतुर्वेदी शामिल थे, रेवती शरण शर्मा इसमें शामिल थे। 1928 में महाराजा ने कृष्ण सिंह जी ने एक उत्तरदायी संस्था बनाने के विचार प्रस्तुत किया, जिसे बोलते हैं शासन समिति। और जैसे ही महाराजा ने उत्तरदायी संस्था घोषित करने का काम किया, ब्रिटिशों की जो प्रशासनिक व्यवस्था है भरतपुर में, उसमें कहीं न कहीं हलचल पैदा हुई है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच लिया था कि जो भरतपुर के शासक कृष्ण सिंह है ब्रिटिशों के विरोध में जाते हुए नजर आते हैं, और जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको क्रमिक रूप से बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे पहले बात हाथ से निकल जाए उनको उनके पद से हटा देना चाहिए। तो ऐसा ही हुआ, मैकेंजी को फिर भरतपुर का प्रशासन दे दिया गया और कृष्ण सिंह जी को राजपाट छोड़ना पड़ा। हालांकि इसके विरोध में बाद में भरतपुर राज्य प्रजा संघ बना। हमने इस सब के बारे में बात की थी, जिसमें आपके जो गोपीलाल यादव हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया था, और फिर 1930 का जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें भरतपुर की हमें अहम सहभागिता नजर आई थी। 1938 में हमने बात की थी कि रेवाड़ा, जो आपके रेवाड़ी जो स्थान है, वहां पर 1938 के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो हम ये यहाँ तक पढ़ चुके थे, मैंने वापस इसीलिए बताया आपको ताकि चीजें एक बार रिकॉर्ड हो जाए तो आगे पढ़ना हमारे लिए आसान हो। तो जो ये आपके भरतपुर प्रजामंडल है, जो 1938 के अंतर्गत रेवाड़ी के अंदर जुगल किशोर चतुर्वेदी घर पर आपकी स्थापित हो रही है, और हमने देखा था इसकी अध्यक्ष की भूमिका गोपीलाल यादव ने निभाई थी, और इसके उपाध्यक्ष की भूमिका ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा ने निभाई। इसके जो महामंत्री की भूमिका किशन लाल जी ने, सह मंत्री की भूमिका राजस्थान के नेहरू के नाम से प्रसिद्ध जुगल किशोर चतुर्वेदी ने, और कोषा अध्यक्ष की भूमिका मास्टर आदित्य जी ने निभाई थी। तो ये कुछ नाम है, नामों को जरूर आप याद रखें। लिखित परीक्षा में तो कहीं नहीं पूछेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पत्र होते हैं वहां ऐसे नाम पूछे जाते हैं। मैं रटने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप एक दो बार इनको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अध्यक्ष की भूमिका आपके गोपीलाल जी ने निभाई थी, तो ये नाम थोड़ा सा याद रखें। उपाध्यक्ष की भूमिका है, वहां पर हमें जो आपके रेवती शरण शर्मा है और उनके साथ में ठाकुर देशराज ये नजर आ रहे हैं। इसके बाद में जो महामंत्री की पोस्ट है वो आपके किशन लाल जी को दी गई थी, और जो सह मंत्री की भूमिका है वो दी गई थी आपके विद्यार्थियों जुगल किशोर चतुर्वेदी को। हालांकि जुगल किशोर चतुर्वेदी के घर पर ही विद्यार्थी प्रजामंडल बना था,
और जो कोषा अध्यक्ष की भूमिका है वो भूमिका आपके मास्टर आदित्येंद्र को दी गई थी। इस प्रकार से ये कुछ नाम है, कुछ व्यक्तित्व के नाम है जिन्होंने भरतपुर के अंतर्गत भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना में अहम योगदान दिया था। यहां तक हम पढ़ चुके हैं। 1939 का वर्ष भरतपुर के लिए अहम रहेगा। अब राजस्थान का कोई भी प्रजामंडल उठा लीजिए 1938 के बाद में, आप देखेंगे 1938 से लेकर 1942 का वर्ष राजस्थान के अंतर्गत एक प्रकार से उठा पट्टा का वर्ष ही रहता है। उसके पीछे दो तीन कारण हैं। एक तो 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हो गया। उस हरिपुरा अधिवेशन ने कहीं न कहीं रियासतों में होने वाले गतिविधियों को सक्रिय समर्थन दे दिया, संगठनों को समर्थन दे दिया, तो रियासतों के हौसले वैसे ही बुलंद थे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और भारतीयों की अनुमति के बगैर ही भारतीयों को विश्व युद्ध में झोंक दिया गया, जिसकी आलोचना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की। और 1939 के आसपास ये बातें भी उठने लगी थी भविष्य में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा ब्रिटिश प्रांतों में, जिसमें रियासतों की भी भूमिका होगी। तो ये जो सारे वातावरण है ना, उस वातावरण इर्द गिर्द 1939, 40, 41 और 42 के वर्ष राजस्थान के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। 1939 में एक ऐसा भी कार्य हो गया कि जो रियासती सरकार है उसने प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो एक तो काम ये हो गया। दूसरा काम, राष्ट्रीय स्तर पर जो 1939 में घटनाएं हो रही थी, उस राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं से भी कहीं ना कहीं प्रजामंडल के लोग आपके प्रभावित होते नजर आ रहे थे। और इस वजह से जो रियासती सरकार है और जो प्रजामंडल के व्यक्तित्व है उनके बीच में हमें गैप दिखाई दे रहा है, दरार दिखाई दे रही है। एक वह वर्ग है जो शासन अधिकारों की मांग कर रही है और एक वह वर्ग हो गया जो शासन अधिकारों को बांटना नहीं चाहते, शासन अधिकार जनता को देना नहीं चाहते। तो दोनों वर्गों में हमें संघर्ष दिखाई देता है। इसीलिए 1939 का वर्ष भरतपुर के लिए संघर्ष और विरोध का वर्ष बन गया। सबसे पहले विद्यार्थियों, ये संघर्ष हमें जिस स्थान पर दिखाई दिया उस स्थान का नाम है सौंग। अब देखिए विद्यार्थियों, भरतपुर में राजनीतिक गतिविधियों पर एक प्रकार से प्रतिबंध है। तो भरतपुर की जो राजनीतिक गतिविधियां 1939 में नजर आ रही है वो भरतपुर में नहीं होगी। भरतपुर से ही लगता क्षेत्र आपके उत्तर प्रदेश का है, मथुरा का आसपास का क्षेत्र है, वहां पर हमें कई प्रकार की गतिविधि दिखाई देती है। जैसे फरवरी 1939 में जो शोक स्थान है वहां पर भरतपुर के जो रियासती कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं और रियासती सरकार की आलोचना करते हैं, शासन अधिकार की मांग करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास की बात करते हैं। ये मथुरा में है। इसके बाद में जो ओल नामक स्थान है ये भी आपके मथुरा में है। यहाँ पर फिर से आपके फरवरी 1939 में रियासती कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं, फिर से आपके राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हैं। मार्च महीने में फिर से हमें कुछ घटनाएं दिखाई दे रही हैं। जैसे एक स्थान विद्यार्थियों अचनेरा, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है और इस जगह पर भी विद्यार्थियों फिर से रियासती आपके जो कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग करते हैं। इसके बाद में जो अप्रैल जो महीना है विद्यार्थियों, अप्रैल 1939 में यहाँ पर जो ये जो कार्यकर्ता है वे राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन करते हैं। अभी राष्ट्रीय सप्ताह क्या है, वैसे तो हमने कई सारे प्रजामंडलों में इसकी बात कर ली है। अप्रैल 1919 में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड में ब्रिटिश हुकूमत ने किस प्रकार से ये मानवीय जो कृत्य किए हैं उसका विरोध करने के लिए और जो भारतीय लोग शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उन 5-7 दिनों के अंतर्गत हम जन कल्याणकारी कार्य करते हैं, लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करने का काम करते हैं, लोगों को एकत्रित करते हैं, स्वदेशी का प्रचार करते हैं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं। ऐसे रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय सप्ताह। तो इस प्रकार राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन किया गया। डीग जो भरतपुर के अंदर स्थान था उस समय का, वहां पर वीरेंद्र सिंह गिरीश ने, डीग के अंदर जो वीरेंद्र सिंह है, उन वीरेंद्र सिंह ने भी आपके, वीरेंद्र सिंह गिरीश, इन्होंने भी आपके अपने नेतृत्व के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम किया था। इसके बाद विद्यार्थी ठाकुर देशराज है, गोकुल चंद्र वर्मा है, बाबा दूधाधारी है, ऐसे व्यक्तित्व ने भी 1939 के आसपास भरतपुर के लोगों को राजनीतिक रूप से सक्रिय रखने का काम किया, क्योंकि रियासती सरकार ने प्रजामंडल गैर कानूनी घोषित कर दिया था, इसलिए इस प्रकार की गतिविधि आगे बढ़ती दिखाई देती है। लेकिन जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बात है वो यहाँ का महिला नेतृत्व है। श्रीमती त्रिवेणी, कृष्णा, श्रीमती राजेश्वरी या फिर हम कह सकते हैं धर्मवती देवी, ऐसे कुछ आपके महिला व्यक्तित्व है जिन्होंने इस समय 1939 के वर्ष में आपके भरतपुर की जो राजनीतिक गतिविधि है उनमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। जो आपके त्रिवेणी है ठाकुर देशराज की पत्नी है, जो कृष्णा है गोकुल चंद्र वर्मा की पुत्री है, राजेश्वरी देवी रेवती शरण शर्मा की पुत्री है, हमने धर्मवती नाम पढ़ा,
ये आपके गोपीलाल यादव की पत्नी। तो इस प्रकार से जो आपके महिला व्यक्तित्व है विद्यार्थियों, उनके थोड़े से नाम जरूर याद रखना भाई। महिला व्यक्तित्व में एक तो हमने नाम पढ़ा श्री कृष्ण, फिर हमने नाम पढ़ा कि आपके राजेश्वरी देवी, राजेश्वरी देवी। इसके बाद हमने नाम पढ़ा त्रिवेणी देवी, और फिर हमने नाम पढ़ा धर्मवती। तो इस प्रकार से जो महिला नेतृत्व है उन्होंने भी भरतपुर में राजनीतिक गतिविधियों अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर दी है। तो कई बार परीक्षा में महिला व्यक्तित्व के नाम दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई इनका संबंध किस रियासत से है, किस प्रजामंडल से। इसलिए 1939 के वर्ष को भरतपुर के संदर्भ में विरोध और संघर्ष का वर्ष कहा जाता है। मुझे आश्चर्य होता है कि बच्चे इन बातों को पढ़ते ही नहीं, ये छोड़ देते हैं सारी बातें, और वो केवल उनका ध्यान इस बात की ओर होता है, वो उसे 5-6 से फैक्ट याद कर लेंगे और उनको लगेगा कि सारा काम हो गया है, पर वास्तव में ऐसा काम होता नहीं है। महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से, सारे नाम सारे व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है, लेकिन अब वैसे सवाल बहुत कम आने लगे हैं। ये जो छिपी हुई बातें हैं, जो हमारी मूल किताबें हैं, मूल ग्रंथ है, ग्रंथ अकादमिक पुस्तकें हैं, या कोई अच्छा लेखक है वो इन बातों को जरूर जिक्र करता है। पढ़ना भी चाहिए, तोड़ मरोड़ की कोई चीज नहीं पढ़नी चाहिए, चीजों को सम्मिलित और समग्र दृष्टि से पढ़ना चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो वर्गों में संघर्ष हो रहा है। एक वह वर्ग जो प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर रहा है, और एक वह वर्ग जो इस प्रकार के गैर कानूनी जो संस्था आपको बढ़ा दी गई है उसका विरोध करने के लिए लोग एकत्रित हो रहे हैं। तो एक तरफ तो शासन अधिकारों की मांग करने वाला वर्ग है, और एक तरफ वह वर्ग है जो शासन अधिकारों को या शासन के अधिकार के अंदर लोगों की सहभागिता नहीं चाहता है। तो दो वर्ग यहाँ पर मिल गए हैं। 1939 के बाद में जो सरकार है, रियासती सरकार, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह शासक है अब, तो उन्होंने दो स्तर पर कार्य की संघर्ष को तोड़ने के लिए। उन्होंने क्या किया, पहले तो विद्यार्थियों थोड़ी सी यहाँ पर राजनीतिक चतुराई दिखाई। राजनीतिक चतुराई से दिखाई कि कुछ ऐसे आपके संगठन बनाए और उन संगठनों की जिम्मेदारी दी गई थी कि प्रजामंडल के नेताओं में फूट डाल दे। जैसे हम देखते हैं कि जब जयपुर प्रजामंडल पढ़ते हैं तो वहां में जयपुर प्रजामंडल दो पार्ट टूटता हुआ नजर आता है। एक तो तब जब चिरंजीव लाल ने जब प्रगतिशील आपके प्रजामंडल बना लिया था, और दूसरे जब आपके बाबा हरिश्चंद्र हंसडी रॉय के नेतृत्व में आजाद मोर्चा बन गया था। इस प्रकार से जयपुर प्रजामंडल हमें टूटता नजर आता है। ठीक यहाँ पर भी प्रजामंडल को तोड़ने के लिए, उसकी शक्ति को क्षीण करने के लिए महाराजा ने क्या किया, एक प्रजा साहिक सभा बना दी। इसका नाम जरूर आप याद रखें, प्रजा साहिक सभा। और इसका काम यही था, ये आपके सरकार समर्थित संस्था थी। नाम देखिए प्रजा साहिक, जनता का सहयोग करने वाली सभा, लेकिन समर्थन किसका करती थी, आपके राजाओं करती थी। इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना, प्रजामंडल की शक्ति को क्षीण करना, प्रजामंडल में फूट डालना। एक भरतपुर के अंतर्गत एक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने वाले व्यक्तित्व थे आपके फकीर चंद। इन्होंने भी विद्यार्थियों जमींदार किसान सभा बने। एक और संगठन बना जमींदार किसान सभा, और इस सभा को जो बनाने वाले थे उनका नाम था आपके फकीर चंद। इस प्रकार आप देखेंगे ये जो सभा थी, ये सभा भी आपके सरकार की समर्थक थी। तो दो सभाएं बनाकर प्रजामंडल को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब इन दोनों के आपको लोकप्रियता नहीं मिली, इन दोनों संगठनों से प्रजामंडल टूटा नहीं, प्रजामंडल का संगठन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ा ही। तब महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह को लगा कि अब कहीं ना कहीं समझौते के प्रयास करने चाहिए, राजनीतिक चतुराई काम नहीं आएगी। तो राजनीतिक चतुराई को छोड़ते हुए फिर आपके ब्रिजेंद्र सिंह ने समझौते का प्रयास किया। समझौता कैसे हुआ कि जो भरतपुर प्रजामंडल के जो आपके मुख्य व्यक्तित्व है, मुख्य आधार स्तंभ है, उनके साथ जो भरतपुर की सरकार है उनके साथ समझौता हुआ। और समझौते में तय कर दिया गया कि जो भरतपुर प्रजामंडल है वो भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से सोसाइटी एक्ट के तहत अपना आपका पंजीकरण करवाएगी, और जैसे ही पंजीकरण करवा लेगी तो जो प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित किया गया है फिर उसको एक प्रकार से वैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर भरतपुर की प्रजा की बहुत बड़ी जीत थी कि वो जो गैर कानूनी उनको घोषित किया गया है उसको अब हटा दिया गया है। हालांकि भरतपुर प्रजामंडल ने अपना आप को फिर भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से पंजीकरण करवाया। हम देखते हैं कि जो अलवर के अंतर्गत अलवर प्रजामंडल था, जब उसने भी अपना आपको सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत करवाया था तो वहां पर उसका नाम बदल गया था। आपके जो प्रोग्रेसिव एसोसिएशन है उसके नाम से अलवर प्रजामंडल का आपके पंजीकरण हुआ था। तो अब जो भरतपुर प्रजामंडल है वो भरतपुर प्रजामंडल किस नाम से जानी जाएगी, आपके भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से जानी जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब प्रजामंडल नाम नहीं आएगा, अब परिषद नाम आएगा। उद्देश्य में कोई अंतर नजर नहीं आया, केवल नाम ही आपके अंतर नजर आया है। और ये जो समझौता हुआ है, इस समझौते में जो आपके भरतपुर रियासत है उसके अधिकार थे टोटन होम।
थोड़ा सा नाम याद रखना भाई, ये टोटन होम थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए। और जो आपके भरतपुर प्रजा परिषद है उनकी ओर से भरतपुर प्रजा मंडल के अध्यक्ष गोपीलाल, उपाध्यक्ष ठाकुर देशराज, उपाध्यक्ष रेवती शरण शर्मा, इसके अलावा आपके गोकुल चंद्र जो आपके व्यक्तित्व है उन्होंने आपके हस्ताक्षर किए। तो सरकार की ओर से हस्ताक्षर करने वाला याद रखना आपके टोटन होम, और रियासती जो प्रजामंडल है उसकी ओर से जो हस्ताक्षर किए तो उनमें जो आपके गोपीलाल है, इसके बाद में जो गोकुल चंद्र वर्मा है, ठाकुर देशराज है, रेवती शरण शर्मा है, जैसे व्यक्तित्व ने हस्ताक्षर किए थे। हालांकि आपसे नहीं पूछेंगे तो इनका नाम पूछ लेंगे अधिक से अधिक, रियासतों से नाम पूछने की संभावना मुझे कम ही नजर आती है। इस प्रकार से जो आपके 1939 में हम देखते हैं, जब ये समझौता हुआ 1939 के अंतर्गत, तब जाकर जो 1939 का जो विद्यार्थी कहते हैं ना, जो आपके ये एक प्रकार से जो संघर्ष और ये एक प्रकार से जो आपके विरोध का काल था वो आपके समाप्त होता है। इस तरह से आपके जो 1939 का वर्ष है जहाँ विरोध और संघर्ष से शुरुआत हुई और उसका समापन हम देखते हैं आपके समझौते से। और उस समझौते में ब्रिजेंद्र सिंह की भी निश्चित रूप से भूमिका रही थी और भरतपुर प्रजा परिषद की भी भूमिका रही थी। इसके बाद विद्यार्थियों दिसंबर 1940 जनवरी 1941 के बीच में जो भरतपुर प्रजा परिषद है उसने एक बहुत बड़ा राजनीतिक सम्मेलन किया। लेकिन वो राजनीतिक सम्मेलन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी अध्यक्षता आपके जयनारायण व्यास ने की थी। एक भरतपुर के अंतर्गत होने वाले राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता मारवाड़ के एक प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व ने की। इस बात का ध्यान रखेंगे कि भरतपुर में होने वाला जो पहला राजनीतिक सम्मेलन है 1940 और 1941 के बीच में हुआ था, दिसंबर 1940 और जनवरी 1941 के बीच में, उसकी अध्यक्षता जो आपके मारवाड़ के प्रमुख आपके जन नेता है जयनारायण व्यास उन्होंने की थी। और 1942 के बाद में हम सब जानते हैं जो अगस्त क्रांति है, उस अगस्त क्रांति से विद्यार्थी भरतपुर प्रजामंडल जुड़ गया। जिस प्रकार से दूसरे रियासती या प्रजामंडल ने 1942 के इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, उसी प्रकार से भरतपुर के अंदर भी हमें ये राष्ट्रीय आंदोलन की हमें कई गतिविधि दिखाई देती है। जैसे 10 अगस्त 1942 को सबसे पहले भरतपुर की सबसे बड़ी एक हड़ताल का आयोजन किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं राहत बहादुर, अमर सिंह चतुर्वेदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, इन तीनों ने नगर पालिका की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। राज बहादुर का नाम तो हम इसलिए आगे याद रखेंगे कि जब इनको संविधान सभा में मनोनीत किया जाएगा, और अमर सिंह चतुर्वेदी, और तीसरा नाम तब काफी लोकप्रिय हो चुका है जुगल किशोर चतुर्वेदी। भरतपुर के अंतर्गत जब आपके नगर पालिका चुनाव हुए थे तो ये तीनों चुनकर वहां गए थे, लेकिन जब 1942 में हम देखते हैं जगह जगह पर राष्ट्रीय उपाधियों का, राष्ट्रीय पदवियों का, राष्ट्रीय संस्थाओं का त्याग किया जा रहा है, उनसे अपना आप को बाहर किया जा रहा है, तो उसकी हमें घोषणा भरतपुर में भी सुनाई दी, जहां पर राज बहादुर, अमर सिंह और जुगल किशोर चतुर्वेदी जैसे व्यक्तित्व नगर पालिका से आपके त्याग पत्र दे दिया। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, 1942 के अंतर्गत एक महिला आपके व्यक्तित्व है जिसने इस क्रांति में भाग लिया था। इनका नाम मेरे हिसाब से किसी परीक्षा में पूछा गया है, सरस्वती बोहरा। भरतपुर के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जो मुख्य जो महिला जनप्रतिनिधि उसका नाम है सरस्वती बोहरा। इससे पहले हमने जो कृष्ण है, राजेश्वरी है, त्रिवेणी है, धर्मवती के नाम पढ़ा, उनकी भूमिका हमें 1939 के संघर्ष में दिखाई देती है। लेकिन सरस्वती बोहरा की जो हमें भूमिका है विद्यार्थियों, वो हमें इस भारत छोड़ो आंदोलन में दिखाई देती है। तो यहाँ पर कुछ हमें पुरुष व्यक्तित्व भी नजर आ रहे हैं और एक आपके महिला व्यक्तित्व भी नजर आ रही है, तो इनका नाम जरूर याद रखना। भरतपुर में रोचक घटना घटित हुई 1942 में। जो गैर उत्तरदायी शासन है या रियासती शासन है, जो ब्रिटिश सरकार है, एक प्रकार से उसको प्रतीक बनाते हुए एक नकली आपके शव यात्रा निकाली गई। और जब ये शव यात्रा निकाली गई तो जो जन नेता उन्होंने अलग अलग नारे लगाए, और वो नारे कहने की ब्रिटिश विरोध, रियासती जो आपके विरोध उसका प्रतीक बन गई। जैसे नमक कानून मुर्दाबाद का एक नारा लगाया गया था, अनाज कंट्रोल व्यवस्था हाय हाय का नारा लगाया गया था, जनाजा गैर उत्तरदायी शासन या गैर उत्तरदायी हुकूमत का, ये नारा भी विद्यार्थियों भरतपुर प्रजामंडल से लगाया गया था। और सबसे जो हमें महत्वपूर्ण घटना 1942 में नजर आई थी, वो तब नजर आई थी जब आपके गिरधारी सिंह और रोशन आर्य को गिरफ्तार किया था। दो नाम और आप याद रखने, एक तो गिरधारी सिंह, और गिरधारी सिंह के साथ में जो अगले व्यक्तित्व है विद्यार्थियों वह है रोशन आर्य। इनका नाम आप इसलिए याद रखें क्योंकि इन्होंने जो ब्रिटिश डाकखाने हैं, ब्रिटिश रेलवे स्टेशन है, जो उनसे जुड़ी संस्थाएं हैं, उनके अंदर तोड़फोड़ करने का काम किया, उनको बाधित करने का काम किया, और करने वाले जो प्रमुख व्यक्तित्व है वो है गिरधारी सिंह और आपके रोशन आर्य। इनको गिरफ्तार किया गया था, बाद में इनको 6 माह की जेल भी हुई थी। तो ये दोनों बातें भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। तो जिस प्रकार से 1939 में जब संघर्ष हुआ था ना, तब आप देखेंगे कि ब्रिजेंद्र सिंह ने समझौता करने का प्रयास किया और प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दे दी।
जब 1942 में फिर से भरतपुर के अंतर्गत राजनीतिक संघर्ष उत्पन्न हुआ, तो फिर से जो ब्रिजेंद्र सिंह है उन्होंने एक प्रकार की चाल चली और राजनीतिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए फिर से एक घोषणा की। एक घोषणा कहते हैं कि भरतपुर के अंतर्गत एक तरह से उत्तरदायी शासन की ओर बढ़ने का कदम था। जैसे अक्टूबर 1942 को, तारीख याद रखना, रख लो आप, 19 अक्टूबर इस तारीख है इसकी, 19 अक्टूबर 1942 को जो भरतपुर के महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह है उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि मैं श्री ब्रज जया प्रतिनिधि सभा का गठन करूंगा। ये एक ऐसी सभा होगी जो शासन में शासक को सलाह देगी, एक प्रकार से नियम बनाएगी, एक तरह से विधानसभा ही होगी जो राजा की छत्रछाया में कार्य करेगी, और इसमें जनता के जो प्रतिनिधि होंगे उनको भी इसमें नियुक्त किया जाएगा, उनके लिए भी इसमें चुनाव होंगे। तो एक प्रकार से उत्तरदायी शासन, उत्तरदायी संस्था गठन करने की बात की गई थी। और जो श्री ब्रज जया प्रतिनिधि सभा, थोड़ा सा नाम याद रख लेना भाई, श्री ब्रज जया प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा। तो ये एक प्रकार की जो उत्तरदायी शासन की संस्था है उसको या उसका प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। इसका गठन 19 अक्टूबर 1942 को महाराजा ब्रिजेंद्र सिंह ने किया था, और उसमें कहा गया था कि कुछ स्थान आम जन के लिए आरक्षित किए जाएंगे। तो भरतपुर प्रजा मंडल, भरतपुर प्रजा परिषद ने इसके चुनाव में भाग लिए। लेकिन महाराजा ने जब ये घोषणा की थी तो उसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना नहीं था। वे तो 1942 के इस संघर्ष को भरतपुर में रोकना चाहते थे। उस दरमियान उन वातावरण के अंतर्गत इस संस्था का गठन कर दिया गया था। धीरे धीरे प्रजामंडल या प्रजा परिषद के जो नेता है उनको लगने लग गया कि जो संस्था है ये ऊपरी ओर से हमें उत्तरदायी शासन की संस्था दिखाई दे रही है। जब इसके गहनतम जाते हैं तो कहीं पर भी आम जन के इसमें बहुमत नहीं है और शासक कहीं पर भी इसके सलाह के अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो 1943 के बाद में तो इससे ब्रज जया प्रतिनिधि सभा का प्रजा परिषद ने विरोध करना शुरू कर दिया, उसके कार्य को बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और 1945 तक आते आते ये संस्था एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उतनी लोकप्रिय भी नहीं रही, उतनी इसकी कार्य प्रणाली भी नहीं रही। और 1945 में ही जो प्रजा परिषद के सदस्य थे जिसमें चुनकर आए थे, सब ने अपने त्याग पत्र दे दिए। तो त्याग पत्र वाली बात आपको 1942 वाली भी याद रखनी है, और यहाँ 1945 में भी पहले तो उन्होंने भाग लिया है, लेकिन बाद में जब देखा कि ये कोई लोकतांत्रिक संस्था नहीं है तो बाद में इसको भी एक प्रकार से रियासती सरकार का विरोध करने के लिए प्रजा परिषद के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया। भरतपुर प्रजा मंडल में विद्यार्थियों एक घटना घटित हुई 26 अक्टूबर 1944 को। ये तारीख मैं इसलिए पूरी बता रहा हूं क्योंकि इसका संबंध विद्यार्थियों आपके भरतपुर प्रजा मंडल से नहीं है। आपने देखा होगा जब बीकानेर प्रजा मंडल पढ़ा था तो हमने कहा था कि 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर के अंतर्गत रघुवर दयाल गोयल है, दाऊ दयाल है, जैसे जो वहां के नेतृत्व गिरफ्तार कर लिया था। और उस गिरफ्तारी की गूंज हमें अलग अलग जगहों पर देखने को मिलती है। गतिविधि आपके बीकानेर प्रजा मंडल में हुई है, लेकिन इसकी गूंज हमें भरतपुर दिखाई दी गई है। बीकानेर में होने वाली अनैतिक कार्य और गैर जिम्मेवारी से आपके जब वहां के जन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था तो उसका विरोध भरतपुर प्रजा मंडल ने किया। भरतपुर प्रजा मंडल के साथ और भी कई सारे प्रजा मंडल थे। भरतपुर प्रजा मंडल ने भी यहाँ पर बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया। तो 26 अक्टूबर 1944 को आप ध्यान रखना, जो दिवस मनाया गया था उस दिवस का नाम है आपके बीकानेर दमन विरोधी दिवस। इस प्रकार से विद्यार्थियों जो 1939 से घटनाक्रम चलता है वो आपके 1944 तक इस प्रकार से आगे बढ़ता रहता है। अब 1944 के बाद से लेकर 1948 के बीच में किस प्रकार से जो राजनीतिक उठापटक होती है, किस प्रकार से घटनाएं आपके आगे बढ़ती है, उन सारी घटनाओं को, उन सारी प्रक्रियाओं को हम समझने का प्रयास करते हैं। 1944 के बाद में चीजें तेज गति से बदली है, और किस प्रकार से बदली है उसको अगर मैं यहाँ बात करना चाहूँ तो 1945 से लेकर 1948 के बीच में जब आपके मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था, उस समय हम देखते हैं कि मई 1945 का वर्ष भरतपुर के लिए आपके महत्वपूर्ण रहा। मई 1945 में जो भरतपुर प्रजा परिषद है उसका एक अधिवेशन विद्यार्थियों बयाना बुलाया गया था, और जो बयाना में जो अधिवेशन बुलाया गया है उसके अधिवेशन का जो उद्घाटन करने वाला काम है, जो उद्घाटन करने वाला काम विद्यार्थियों जयनारायण व्यास जी ने किया था। तो बयाना का अंतर्गत इसका अधिवेशन हुआ भरतपुर प्रजा परिषद का, और इस अधिवेशन का जो उद्घाटन करने का काम है वो उद्घाटन का काम आपके जो जयनारायण व्यास है उन्होंने किया। पहली बात आपको याद रखनी। मई 1945 में विद्यार्थियों सत्यदेव विद्यालंकार उन्होंने छात्रों के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधि बढ़ाने के लिए भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन इसका आपके नेतृत्व किया, और इसके माध्यम से जो सत्यदेव विद्यालंकार है उन्होंने राजनीति के अंतर्गत छात्रों को जोड़ने का काम किया। तो जो मई 1945 है
उस मई 1945 में ही सत्यदेव विद्यालंकार, इनका नाम आपको याद रखना है। और उन्होंने जो भरतपुर छात्र जो सम्मेलन है, या हम कह सकते हैं कि जो आपके भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन है, तो भरतपुर छात्र सम्मेलन है, भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन, उसका आपके आयोजन किया। और इसमें जो भरतपुर के जो छात्र है उनको जो राजनीतिक जो मांगे हैं, जो राजनीतिक जन जागृति है, उनमें सम्मिलित होने का आपके आह्वान किया था। इसके बाद में जो गणेशी लाल की पत्नी विद्यार्थी बसंती देवी, गणेशी लाल की जो पत्नी विद्यार्थी आपके बसंती देवी ने भी विद्यार्थी यहाँ एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने जो यहाँ पर एक महिला सम्मेलन हुआ था, उस महिला सम्मेलन की अध्यक्षता करने का काम आपके बसंती देवी ने किया था। इस बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। कई सारी महिला आपके नेतृत्व में नजर आ रहे हैं। जैसे एक हमने शुरुआत में पढ़ा था तो हमें वहां पर राजेश्वरी देवी, धर्मवती देवी, कृष्णा देवी, त्रिवेणी देवी नाम मिला। फिर हम जब आपके 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखा तो वहां पर हमें सरस्वती बोहरा का नाम मिला। मई 1945 के अंतर्गत हम देख रहे हैं वहां पर फिर से हमें जो आपके बसंती देवी है उनके नेतृत्व में महिलाओं का एक सम्मेलन होता नजर आ रहा है। मई 1945 में ही बयाना के अंतर्गत इस परिषद का अधिवेशन होता है। और मई 1945 में सत्यदेव विद्यालंकार के नेतृत्व में भरतपुर राज्य छात्र सम्मेलन होता है। तो ये इस प्रकार से छात्रों को और महिलाओं को भी अब आपके राजनीतिक गतिविधि में जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। 11 जुलाई विद्यार्थी 1945 इसलिए महत्वपूर्ण था विद्यार्थियों, यहाँ पर दमन विरोध दिवस मनाया। अब तो 2-3 तारीखें हैं, वो थोड़ी सी तारीख आपको याद रखनी पड़ेगी। 11 जुलाई 1945 को दमन विरोधी दिवस मनाया गया। अभी मैंने आपको बताया था आपके दमन विरोधी दिवस। इससे पहले मैंने एक चीज आपको बताई थी कि बीकानेर के अंदर होने वाले राजनीतिक उठापटक का विरोध करने के लिए बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाए गए थे 26 अक्टूबर 1944। वो एक अलग बात है। बीकानेर के बाद में जब भरतपुर के अंदर भी उस प्रकार की राजनीतिक गतिविधि दिखाई दे रही है, भरतपुर में भी ब्रिटिशों और रियासती शासन के में ये मानवीय जो आपकी गतिविधियां हैं, एक प्रकार से निरंकुशशाही हमें दिखाई दे रही है। उस निरंकुशशाही का विरोध करने के लिए भरतपुर के अंतर्गत 11 जुलाई 1945 को जो दिवस मनाया जाता है उसको बोलते हैं दमन विरोधी दिवस। और 15 अगस्त 1945 4-5 दिवस मनाए जाएंगे, थोड़े से इनको आपको याद रखना पड़ेगा भाई। 15 अगस्त 1945 को जो आपके बृजेंद्र सिंह है, यह सवाल तो पूछ लिया गया वैसे, बृजेंद्र सिंह ने एक उत्सव मनाया। उस उत्सव का नाम था विद्यार्थियों विजय उत्सव। ये इसलिए मनाया गया क्योंकि दूसरे जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें ब्रिटिशों के जो सेनापति थे माउंटबेटन, उनके सामने जापान की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था 15 अगस्त को। तो जो 15 अगस्त को उनके सामने आत्मसमर्पण किया गया, ब्रिटिशों की विजय हुई, तो उस विजय को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए भरतपुर के शासक बृजेंद्र सिंह ने जो दिवस मनाया, उस दिवस का नाम है विद्यार्थी विजय दिवस है। और कहने की भारतीय आजादी की तारीख भी इसी जुड़ी जाती है क्योंकि माउंटबेटन के सामने जापानी सेना ने 15 अगस्त को ही आत्मसमर्पण किया था। 15 अगस्त एक प्रकार से विजय का प्रतीक बन गया था, इसलिए भारतीय आजादी का जो दिन है वो 15 अगस्त को ही तय किया गया था। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो 15 अगस्त इस प्रकार से एक दूसरे से आप यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। तो 15 अगस्त 1945 को विजय दिवस बृजेंद्र सिंह के द्वारा मनाया गया था। और भरतपुर की जनता ने दमन विरोधी दिवस आपके एक प्रकार से 11 जुलाई आपके 1945 मनाया था। और ये विजय उत्सव या विजय दिवस 15 अगस्त 1945 को आपको मनाया गया था। सितंबर के अंदर आप देखेंगे, सितंबर 1945 में हमें एक घटना घटित दिखाई देती है जब राष्ट्रीय स्तर के जो व्यक्तित्व हैं, प्रमुख क्रांतिकारी हैं, हमारे चर्चित चेहरे थे सुभाष चंद्र बोस, जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनकी याद के अंतर्गत भरतपुर प्रजा परिषद ने भरतपुर के अंतर्गत शोक सभा का आयोजन किया। राष्ट्रीय स्तर पर जब इस तरह घटनाएं होती हैं तो हम देखते हैं अक्सर जो रियासती लोग हैं अपने रियासतों की जनता के अंतर्गत एक प्रकार से जोश भरने के लिए, उनके अंदर राजनीतिक भावना जागृत करने के लिए इस प्रकार की सभाओं का आयोजन आपके करते हैं। इसके बाद में जो 28 अक्टूबर 1945 विद्यार्थियों, इस दिन जो बसंत लाल वर्मा है उन्होंने इंडोनेशिया दिवस मनाई। ये सवाल पूछ लिया गया था आपके 28 अक्टूबर वाला। तारीखें थोड़ी सी ज्यादा है लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो दिमाग में आपके बैठ जाएगी। बसंत लाल वर्मा, ये भी नाम आपको याद रखना है। बसंत लाल वर्मा ने यहाँ भरतपुर के अंदर एक दिवस मनाया और उसको बोलते हैं विद्यार्थी इंडोनेशिया दिवस। रटना नहीं है, ये दिवस क्यों मनाते हैं, जैसे हमने ये देखा था आपके दमन विरोधी दिवस तो ब्रिटिश हुकूमत रियासती सरकार के विरुद्ध था। विजय उत्सव देखा तो बृजेंद्र सिंह ने ब्रिटिशों की विजय के उपलक्ष्य में मनाया था। अब यहाँ पर 28 अक्टूबर 1945 को इंडोनेशिया दिवस मनाया जा रहा है बसंत लाल वर्मा के द्वारा, तो इसलिए मनाया गया था। इंडोनेशिया में कहीं न कहीं जो डच है उनका अधिकार था इंडोनेशिया के आसपास क्षेत्रों में, और इंडोनेशिया अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था और उन्होंने डचों का
पुरजोर तरीके से विरोध किया था इंडोनेशिया की जनता ने। तो बसंत लाल को ऐसा लगा कि जिस प्रकार से इंडोनेशिया अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, वैसी भावना अगर हम भरतपुर के रियासतों के अंदर जगाना चाहते हैं, भरतपुर के लोगों को भी रियासतों और ब्रिटिश के विरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं, तो हमें उनका जैसे ही कार्य करना पड़ेगा। तो इंडोनेशिया से एक प्रकार से हम कह सकते हैं प्रेरणा लेते हुए उनके संघर्ष को भरतपुर के अंदर लागू करने के लिए, उनके जो नैतिक संघर्ष है उसको भरतपुर में शामिल करने के लिए एक प्रकार से इंडोनेशिया दिवस बसंत लाल वर्मा के द्वारा मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य यही था लोगों को रियासती सरकार और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकजुट करना इंडोनेशिया की तरफ। इसके बाद विद्यार्थियों एक दिवस और हमें याद रखना है विद्यार्थियों, वो है 9 नवंबर 1945। 9 नवंबर 1945 को क्या हुआ विद्यार्थियों, आपने पहले एक नाम पढ़ा था 9 नवंबर 1945 को, एक नाम आपने 1942 के आंदोलन पढ़ा था राज बहादुर, जिन्होंने त्याग पत्र दिया था नगर पालिका अध्यक्ष से, सदस्यता से, माफ कीजिए। 9 नवंबर 1945 को राज बहादुर जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और क्योंकि ये लोकप्रिय थे और जब शासन या सत्ता ने गिरफ्तार किया गया तो फिर से आम जनता ने विरोध किया, और राज बहादुर के जो आपके गिरफ्तारी हुई है इसके विरोध में एक और दिवस मनाया गया। उस दिवस को बोलते हैं आपके दमन दिवस। तो आप देखेंगे यह है दमन विरोधी दिवस जो 11 जुलाई को मनाते हैं, यह दमन दिवस जो आपके 9 नवंबर 1945 को मनाते हैं, और इसका उद्देश्य यही था कि जो राज बहादुर की गिरफ्तारी हुई है इसका विरोध करना। हम जब जानते हैं कि जब 1946 के आसपास संविधान सभा गठन हो जाता है तो रियासतों से भी प्रतिनिधियों को संविधान सभा भेजा जाता है, और भरतपुर से जिस व्यक्ति को संविधान सभा भेजा गया था वो और कोई नहीं विद्यार्थियों, ये राज बहादुर थे, जिनकी हमें उपस्थिति 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी दिखाई देती है, 1945 के आसपास होने वाले संघर्ष में भी दिखाई देती है, और यहाँ भी दिखाई दे रही है। दिसंबर 1946 में प्रजा परिषद का आपके अधिवेशन होता है फिर से कामा के अंदर। दिसंबर 1946 के आसपास जो कामा स्थान है उस कामा स्थान पर भरतपुर प्रजा परिषद आपके सम्मेलन होता है, एक प्रकार से अधिवेशन होता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अधिवेशन के अंतर्गत, इस सम्मेलन के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के नेता पट्टाभी सीतारामैया भी उपस्थित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, पट्टाभी सीतारामैया भरतपुर प्रजा मंडल के प्रजा परिषद के जो कामा अधिवेशन है उस कामा अधिवेशन में आपके उपस्थित हुए थे। मुझे ऐसा लगा है कि भाई थोड़े से फैक्ट यहाँ पर ज्यादा हो गए, थोड़े से उत्सव ज्यादा हो गए यहाँ पर, तो एक दो बार उनको देखना। आप देखो कि सारे जो दिवस है ना वो लगभग 1945 में है, थोड़े से दिन महीने भी मिल रहे। देखो ये जुलाई महीना है, जुलाई से फिर ये अगस्त महीना हो गया, सितंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया, ये नवंबर हो गया। तो आप देखेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये सारी घटना आपके 1945 के वर्ष की हैं, और महीने थोड़े से क्रम से चल रहे हैं। थोड़ा सा आपको याद रखना आसान हो जाएगा, समझ थोड़ा सा आसान हो जाएगा। एक विद्यार्थियों आप पढ़ते हो भुसावर कांड, भरतपुर होने वाला। अब देखो 1946 तक हमने घटना पढ़ ली, लेकिन आजादी से कुछ महीने पहले फरवरी 1947, अगर पूरी तारीख याद रखना चाहो तो 5 फरवरी 1947, 5 फरवरी 1947 के अंतर्गत भरतपुर में जो एक घटना घटित होती है उसको अपन बोलते हैं भुसावर कांड। भुसावर स्थान है भरतपुर के अंतर्गत। अब इस थोड़ी सी घटना को आप समझिए, इसको रटना नहीं है। वह क्या था विद्यार्थियों, जो भरतपुर के शासक थे बृजेंद्र सिंह ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर शिकार करने के लिए अन्य शासकों और पदाधिकारियों को बुलाया, जिसमें एक तो बीकानेर के महाराजा आपके शार्दुल सिंह थे, उसके बाद में गवर्नर जनरल बेवेल थे, और एक देवास के राजा। इन तीनों को आपके भरतपुर के अंतर्गत एक तरह से शिकार करने के लिए बुलाया गया था। अब शिकार करेंगे तो उनकी व्यवस्थाओं के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी रसद सामग्री के लिए, ये छोटी मोटी की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कार्य करना पड़ेगा। और कार्य कौन करेंगे? आम जनता करेगी। आम जनता कार्य तो कर रही है, लेकिन वो बेगार के रूप में कार्य कर रही है। आम लोगों से, आम श्रमिकों से, मजदूर से काम करवाया जा रहा है, लेकिन उनको काम के बदले मजदूरी नहीं दी जा रही है, एक तरह से उनसे बेगार करवाई जा रही है। और भरतपुर की जनता ने इसका विरोध किया। उन्होंने ये तय कर लिया कि वो 5 फरवरी 1947 को भरतपुर के अंतर्गत बेगार विरोधी दिवस मनाएंगे। तो यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, एक और दिवस आ गया है। 5 फरवरी 1947 को भरतपुर के अंतर्गत जिस दिवस का आयोजन किया गया उसको बोलते हैं बेगार विरोधी दिवस। बेगार विरोधी दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि भरतपुर की आम जनता से जबरन कार्य करवाया जा रहा था, बिना किसी पारिश्रमिक के कार्य करवाया जा रहा था। और आप सबको बताया, जब कार्य बिना पारिश्रमिक होता तो बेगारी होती है। तो बेगार विरोध दिवस आपके बनाया गया 5 फरवरी 1947 को। यहाँ पर जो व्यक्ति तो सामने आकर हमें नजर आते हैं उनका नाम है रमेश स्वामी। रमेश स्वामी यहाँ प्रमुख रूप से इस विरोधी दिवस के रूप में हमें सहभागिता लेते नजर आते हैं। आपने जरूर इनका नाम सुन लिया होगा। वैसे तो जब आप राजस्थान की जो घटनाएं पढ़ते हैं तो उनमें नाम खूब आता है इनका।
रमेश स्वामी के नेतृत्व में कई सारे कार्यकर्ता वेर नामक स्थान पर जा रहे थे, और जब बस में बैठे सारे कार्यकर्ता, तो जो ब्रिटिश हुकूमत है, जो उपनिवेश सत्ता है, सब ने क्या किया, उस बस को रोक दिया और सारे कार्यकर्ताओं को नीचे उतार दिया। इसका विरोध करने के लिए क्या हुआ, जो रमेश स्वामी जी हैं वो बस के आगे लेट गए। उनका कहना था कि हम बस को ऐसे खाली नहीं जाने देंगे, ये बस हमें जिस स्थान में जाना चाहते हैं वहां हमें ले जाएगी, और वहां हम संगठित रूप से जो आपकी बेकार व्यवस्था है, ब्रिटिश हुकूमत है, रियासती जो आपकी नीति है, उसका विरोध करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि पहले तो चेतावनी दी गई एक प्रकार से कि हट जाइए, नहीं तो बस आपके ऊपर से निकाल देंगे। लेकिन रमेश स्वामी अपने जो लक्ष्य है, अपना उद्देश्य है, या फिर एक प्रकार का डिसीजन, उस पर अड़िग रहे, हटे नहीं, वो लेटे ही रहे। और अंत में बर्बर तरीके से जो बस का जो ड्राइवर है, चालक है, उसने अनुमति लेते हुए, ब्रिटिश अनुमति लेते हुए, रियासती अनुमति लेते हुए रमेश स्वामी जी के ऊपर से आपकी बस निकाल दी। और इस पूरी दुर्घटना में रमेश स्वामी जी आपके शहीद हो जाते हैं, और इतिहास में इस घटना को भुसावर हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जो आपके 5 फरवरी 1947 को हुई थी। तो फरवरी 1947 में ये बेगार विरोध दिवस मनाया जाता है, और इसी विरोध दिवस को मनाते ही रमेश स्वामी जी आपके शहीद हो जाते हैं। और इस पूरे हत्याकांड की चर्चा न केवल भरतपुर में होती है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी होती है। उस समय के अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम की जांच करने के लिए 2 व्यक्तियों को भेजा। एक तो थे द्वारकादास कचरू को भेजा, उनके साथ में BL पनगड़िया को भेजा। तो इस प्रकार से इन 2 व्यक्तित्व को भरतपुर भेजने वाला काम विद्यार्थियों जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो उस समय के हम कह सकते हैं जो प्रजा परिषद है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, उसके आपके अध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे थे। बड़ी आलोचना हुई, पट्टाभी सीतारामैया ने भी, जो समय उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने भी आलोचना की। और एक प्रकार से भरतपुर में अशांति का माहौल बन गया, और क्योंकि आजादी का समय नजदीक आ रहा था, कुछ ही महीने बाद हमें से आजादी मिल चुकी थी, और इस समय तो संविधान सभा का भी गठन हो चुका था, राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिम सरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कार्य भी कर रही थी। तो चीजें थोड़ी सी आपके बनती हुई आपके नजर आ रही हैं, और लेकिन भरतपुर के अंतर्गत बिगड़ती हुई भी नजर आ रही है सारी चीजें। दबाव भी बढ़ गया था भरतपुर की शासन के ऊपर, और उस दबाव को रोकने के लिए फिर बृजेंद्र सिंह ने क्या किया, राजा को सलाह देने के लिए एक लोकप्रिय मंत्रिमंडल गठन किया, और उस लोकप्रिय मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्रजा परिषद के जो आपके नेता है, जैसे विद्यार्थियों आपके मास्टर आदित्येंद्र, जैसे विद्यार्थियों आपके गोपीलाल, मास्टर आदित्येंद्र और गोपीलाल को क्या करते हैं, आपके बृजेंद्र सिंह अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं, और शासन के एक प्रकार से अधिकार इस मंत्रिमंडल को सौंप देते हैं। और भरतपुर में इस प्रकार से उत्तरदायी शासन की शुरुआत हो जाती है। हमारे जैसी उत्तरदायी शासन की समाप्ति होती है, तब जाकर स्थिति थोड़ी शांत होती हुई नजर आती है। लेकिन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर पट्टाभी सीतारामन ने एक अच्छी बात की थी, जैसे लोकप्रिय मंत्रिमंडल में गोपीलाल और मास्टर आदित्येंद्र को शामिल किया गया था, तो भरतपुर प्रजामंडल के संदर्भ में पट्टाभी सीतारामन ने कहा था कि जो सामंत युग है उसका आपके समापन हुआ, और जो प्रजातंत्र है उसका उदय हुआ। तो सामंत युग का अंत होना और प्रजातंत्र का उदय होना, ये बात पट्टाभी सीतारामन ने भरतपुर प्रजामंडल के संदर्भ में कही थी। और उसके बाद हम देखते हैं, वैसे भी 15 अगस्त 1947 से पहले ही भरतपुर रियासत भी भारतीय संघ में शामिल हो जाती है, और फिर 18 मार्च 1948 से जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसके पहले चरण में अलवर, जोधपुर, करौली के साथ भरतपुर भी शामिल हो जाती है। मत्स्य संघ का निर्माण होता है, और फिर मत्स्य संघ कर्मिक रूप से फिर आपके राजपूताना में शामिल हो जाता है, और इस तरह स्वतंत्र जो भरतपुर है उसकी आपकी बात समाप्त हो जाती है, और भरतपुर राजस्थान का एक अंग बन जाता है, और राजस्थान भारतीय अंग बन गया, सब आप जानते ही हैं। इस तरह से विद्यार्थियों, ये जो भरतपुर रियासत है, भरतपुर प्रजामंडल है, उसकी हमने सारी बातें की। चीजें थोड़ी सी विद्यार्थियों ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो आपने 5 नाम याद कर लिए, 1938 याद कर लिया, चीजें होगी समाप्त। मैं समझता हूँ कि ऐसा अध्ययन हमारे लिए अनुपयोगी था, अनुपयोगी है और अनुपयोगी रहेगा। जब आप इतनी सारी चीजें पढ़ते हो भरतपुर में, जब हमने शुरुआत की थी भरतपुर की, जो आपकी हिंदी साहित्य समिति 1912 की, उस संगठन से हमने शुरू किया, और अंत में हमने जब ये आपके मार्च 1948 में मत्स्य संघ में शामिल हो गया भरतपुर, वहां तक हमने बात की, विस्तृत बात कर लिए। तो हमने एक प्रकार से 1912 से लेकर 1948 के बीच में भरतपुर में जितनी भी गतिविधियां होती है, जिनका संबंध राजनीतिक चीजों से है, राजनीतिक उठापटक से है, राजनीतिक संगठनों से, वो सारी बातें कर ली। तो अगर आप परीक्षा में कैसा भी छुपा सवाल आएगा, कैसी आपके घुमा फिरा के सवाल पूछा जाएगा, तो उस प्रश्न का जवाब देने के लिए आप तैयार हो।
इतनी सारी चीजें पढ़ने से फायदा ये होता है कि कोई भी ऐसा सवाल जो थोड़ा सा कठिन हो वो हम कर पाएंगे। अगर इनसे भी कोई सवाल बाहर चला गया तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के 100 में से 99 बच्चे फिर उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने खूब डिटेल से चीजें पढ़ी है। अब अगर इनसे भी बाहर कोई सवाल चला गया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो सवाल ऐसा है कि बहुत कम बच्चों को आएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ किसी को नहीं आएगा, आएगा जरूर, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग अध्यापकों से पढ़ता है, अलग अलग पुस्तकों से पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं बच्चे हमसे आगे भी होते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन कम चांस रहेंगे कि कोई बच्चा इतना पढ़ने के बावजूद भी किसी प्रश्न को सही नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाता तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न फिर उस लेवल का है जिसको फिर हम टच नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए फिर और हमें गहन जाकर पढ़ना पड़ेगा और हमें डीपली जाकर पढ़ना पड़ेगा। मैंने कोशिश की है कि कोई भी चीज़ ना छोड़ूं, हर चीज़ ठीक ठाक तरीके से आपको पढ़ाऊं, लेकिन आप इन चीज़ों को ठीक से देखें, ठीक से पढ़ें, और एक बार जो दिवस हैं उनको आप देखें, उनकी तारीखों को आप देखें। पुस्तकों से तारीख को एक बार मैच भी कर ले, कई बार पढ़ाते वक्त हमसे भी गलतियां हो जाती है, तारीख एक बार 19-20 कई बार हो जाती है, लेकिन कोशिश करते ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी पुस्तकों से पढ़ें। तो जैसे दमन विरोधी दिवस है, विजय उत्सव है, इंडोनेशिया दिवस है, बेगार विरोधी दिवस है, दमन दिवस है, बीकानेर दमन विरोधी दिवस है, उन सारी बातों को एक बार फिर से देखें, फिर से समझें और अच्छी तरीके से पढ़ें। अगले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम राजस्थान की किसी और अन्य प्रजामंडल की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।